नमस्कार, सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें तत्व के बारे में पता होना चाहिए कि तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो उसके अंदर हमें पहले परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो परमाणु क्रमांक के लिए हमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 तत्व आपको मुख्य ज़बानी याद होनी चाहिए। अगर नहीं है तो 30 तत्वों को याद करने के लिए किस प्रकार से उसको याद किया जाता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरा तत्व का नाम, और यहां पर हम लिखेंगे प्रतीक यानी सिंबल, जो भी होता है कि किस प्रकार से तत्व का सिंबल, किस सिंबल से तत्व को प्रेजेंट किया जाता है। तो ये जो सिंबल होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि ये ABCD के अक्षर में प्रस्तुत किए जाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, इन दोनों का एक ही अक्षर से शुरू होता है तो फिर उसको क्या किया जाता है कि अगला जो अक्षर है उसको स्मॉल लेटर में बदल दिया जाता है। इस प्रकार से जैसे हाइड्रोजन का H दे दिया तो उसके बाद में हीलियम का जैसे HE तो E दे दिया। इस प्रकार से एक बड़ा और एक स्मॉल लेटर करके उसको तत्व को रिप्रेजेंट किया जाता है। और यदि इस प्रकार से हम अगर 2 या 2 से अधिक या 4-5 जैसे सोडियम का है, सल्फर का है, सिलिकॉन है, तो इसमें क्या होता है कि उनके जो पहले अक्षर तो जैसे S समान है लेकिन दूसरे जो अक्षर हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी पहचान हो जाती है कि ये तत्व ऐसा ही है। जैसे हम लिखेंगे सिलिकॉन, तो सिलिकॉन के अंदर सिलिकॉन का इस प्रकार से लिखा जाएगा, Si लिखा जाएगा। और इस प्रकार से यदि आ जाता है तो ये सिलिकॉन नहीं होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, सिलिकॉन का नहीं होगा। इस प्रकार से जैसे सिलिकॉन के अंदर जैसे हम SO लिख दें तो ये तो क्या होगा, ये तो क्या होगा, सल्फर, और ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, तो ये अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हम सोडियम का लिख दें, जैसे Na है सोडियम का, तो Na, या इसी प्रकार से हम यदि लिखें जैसे N लिख दिया, N तो किसका है, नाइट्रोजन का, और Na किसका लिखते हैं, सोडियम का, या Na किसका लिखते हैं, नियॉन का, और Ni किसका लिखते हैं, निकल का लिखते हैं। तो पहला अक्षर तो समान है लेकिन दूसरा जो अक्षर है वो भिन्न होता है। और ये बात ध्यान रखना कि यदि दूसरा अक्षर जो भिन्न होता है वो पहले अक्षर के साथ स्मॉल लेटर में जुड़ा हुआ होगा। अगर बड़ा अक्षर है इसके बराबर, जैसे अपन ने लिख दिया NO, तो NO का मतलब क्या होगा, ये नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन होगा, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होगा। यदि इसी प्रकार से ये NO लिखा हुआ होता है तो इसका मतलब क्या होता है, NO का मतलब क्या होता है, मतलब कि ये जो स्मॉल लेटर है यानी इसके साथ जुड़ा हुआ होता है। इसी प्रकार से जैसे मोलिब्डेनम है उसको MO लिखा जाता है, मोलिब्डेनम को। यदि अगर इसके साथ ये ऑक्सीजन बड़ा आता है तो क्या होता है कि ये मोलिब्डेनम नहीं रहता। जैसे इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं, तो मतलब ये M का एक है और ये ऑक्सीजन का एक है। इस प्रकार से ये उदाहरण के तौर पे आपको समझने के प्रकार से बताए हैं। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्रम संख्या लगा लेनी है। जैसे क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। इस प्रकार से तत्व का नाम, और यहां लिखेंगे फिर हम प्रतीक। तो तत्व का नाम 1 पर क्या होता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H, यानी H से ही इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कई बच्चे क्या करते हैं, H को इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये H और ये H, इन दोनों में अंतर होता है। इस H का मतलब होता है हाइड्रोजन, और ये H ऊंचाई के लिए या किसी भी प्रकार से और विमा के लिए ये प्रयुक्त किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब दूसरा, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम का He, लिथियम का Li, फिर बेरिलियम का Ve, इसके बाद में बोरॉन का B, 6 नंबर का
कार्बन, कार्बन का C, 7 नंबर का नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का N, 8 का ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का होता है O, 9 नंबर का फ्लोरीन, और फ्लोरीन का होता है F, 10 नंबर का नियोन, और नियोन का होता है N। ठीक है, तो ये 10 तक हो गई। इसको इस प्रकार से बार बार रिवाइज करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। एक दो बार रिपीट करेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगी। दूसरा इसी प्रकार से ले लेते हैं हम यहां से क्रम संख्या, क्रम संख्या। दूसरा तत्व का नाम, और तीसरा लिखते हैं हम प्रतीक, इसका प्रतीक क्या है। ठीक है, तो क्रम संख्या हम लगा लेते हैं पहले 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है, इसी प्रकार से 11 नंबर पे आता है हमारा सोडियम। अब देखो यहां पर सोडियम लिखा है, जबकि सोडियम एस से शुरू होता है, जबकि इसका प्रतीक क्या होता है, Na होता है। इसका प्रतीक क्यों होता है Na? क्योंकि कई जो तत्व हैं उनका नाम लैटिन भाषा में या उनकी उत्पत्ति के स्रोत के आधार पे इनका नाम रख दिया गया। तो Na यानी इसका लैटिन, इसका जो नाम होता है लैटिन भाषा में, उसमें इसको क्या कहते हैं, नेट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नेट्रियम। तो ये याद रखना, नेट्रियम कहते हैं इसको। ठीक है, दूसरा यानी 12 नंबर का तत्व है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए आएगा Mg। 13 नंबर का एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम का आएगा सिंबल Al। 14 नंबर का सिलिकॉन, सिलिकॉन का क्या आएगा Si। 15 नंबर का आएगा फास्फोरस, और फास्फोरस के लिए सिंबल होगा P। फास्फोरस के बाद में सल्फर, सल्फर का S। इसके बाद में आएगा क्लोरीन, क्लोरीन को लिखते हैं CnC। इस प्रकार से लिखो इसको Cl। इसके बाद में आर्गन, 18 नंबर का होता है आर्गन, और आर्गन को इस प्रकार से लिखा जाता है Ar। 19 नंबर का पोटेशियम, पोटेशियम, और पोटेशियम को K कहा जाता है, यानी K से प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी नाम क्या होता है, केलियम। लैटिन भाषा में इसको क्या कहते हैं, केलियम, और केलियम से ये K लिया गया है। इसलिए पोटेशियम, जैसे ये पी पर आना चाहिए लेकिन पी से स्टार्ट नहीं होता, ये किससे स्टार्ट होता है, K से। K इसका सिंबल है। K क्यों है, क्योंकि लैटिन भाषा में ये केलियम नाम से K लिया गया है। और 20 नंबर का है कैल्शियम, कैल्शियम के लिए Ce। ये अपन ने 20 तक ये तत्व लिखे हैं। एक बार दोबारा से इनको रिवाइज कर लेते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, और 11 नंबर से सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। इसी प्रकार से अब 21 से लेकर आगे के जो तत्व हैं 21 नंबर से शुरू करेंगे। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। 21 नंबर का क्या होता है, स्कैंडियम। स्कैंडियम, और स्कैंडियम को लिखते हैं Sc से। स्कैंडियम के बाद में आता है टाइटेनियम। टाइटेनियम को लिखते हैं Tic। 23 नंबर का वेनेडियम, और वेनेडियम का होता है V। 24 नंबर का क्रोमियम,
इसका होता है Cr। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इस Cr को हम कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, इसी प्रकार से लिखा जाएगा ये Cr। 25 नंबर का है मैग्नीज। देखो यहाँ पर 12 नंबर, तो मैग्नीज का क्या होगा सिंबल Mn, यहाँ पर Mg था और यहाँ पर क्या हो गया Mn। फेरस या आयरन भी इसको कहते हैं, और ये किससे प्रदर्शित किया जाता है Fe। 27 नंबर का कोबाल्ट CO। ध्यान रखना, अगर C और O इसमें और इसमें अंतर है, यानी CO होगा कोबाल्ट और ये CO का मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, क्योंकि ये दोनों सिंबल जो मैंने आपको पहले बताया था, दोनों सिंबल अगर बराबर होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये अलग तत्व है और ये अलग तत्व है। लेकिन अगर दूसरा लेटर स्मॉल होगा तो इसका मतलब ये है कि ये कोबाल्ट का प्रतीक है। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखेंगे। निकल, निकल का Ni। देखो 10 नंबर का जो तत्व था नियोन, Ne था, नाइट्रोजन का N था, 10 नंबर के नियोन का Ne था, और यहाँ पर निकल है तो निकल का क्या हो जाएगा Ni। यानी हम इसमें आसानी से समझ सकते हैं, अगर अकेला N लिखा है हम समझ सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का सिंबल है, Ne लिखा हुआ है मतलब वो नियोन का सिंबल है, और यदि Ni लिखा है तो वो किसका सिंबल है, वो निकल का सिंबल है। कॉपर, इसको लिखते हैं Cu। क्या लिखते हैं इसको Cu। और लास्ट का है 30 नंबर का जिंक, इसको लिखते हैं Zn से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी एक आसान सी ट्रिक भी है, जैसे स्कीम टाई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। यानी कोई स्कीम है, स्कीम टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। यानी स्कीम से स्कैंडियम, टाई से टाइटेनियम, वाली से वेनेडियम, क्यों से क्रोमियम, मानी से मैग्नीज, फिर से फेरस, कोई से कोबाल्ट, और निकल का निकल, कॉपर का कॉपर और जिंक का जिंक। तो ये आसानी से याद रखा जा सकता है ये कि स्कीम टाई वाली क्यों मानी फिर कोई निकला कॉपर जिंक। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो इस प्रकार से हमने ये जो 30 तत्व हैं, इन 30 तत्वों के परमाणु क्रमांक, प्रतीक और नाम पढ़ लिया। अब हमें ये ध्यान रखना है कि यदि हमें ये जो क्रम संख्या है, ये क्रम संख्या ही क्या है, इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्रम संख्या ही क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहूंगी, 2-3 बातें स्पष्ट। तो जैसे हम परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये किस प्रकार से हम ज्ञात करें और इनमें अंतर क्या होता है। देखिए, जैसे हम एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन का उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं तत्व। तो ये तत्व हो गया हाइड्रोजन। क्रम संख्या कितनी है इसकी, 1, यानी हाइड्रोजन कितने पे आता है, 1 नंबर पे आता है। अब परमाणु क्रमांक क्या होता है इसका, 1 ही होता है। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, 1, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, 0। याद रखना है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यानी आवर्त सारणी में अकेला ऐसा हाइड्रोजन तत्व, अकेला ऐसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती, जिसमें क्या नहीं होती, न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं होती। तो ये पूछा जा सकता है कि न्यूट्रॉन की संख्या किसमें नहीं होती है, तो ये हाइड्रोजन में नहीं होती है। इस प्रकार से जैसे हम और उदाहरण लें, जैसे सोडियम है, सोडियम कितने नंबर का तत्व है, 11 नंबर का तत्व है। परमाणु क्रमांक क्या होगा उसका, 11 होगा। प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी, 11 होगी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 11 होगी। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ये कोई तत्व है,
इस प्रकार से ये तत्व है। तो यहाँ पर तो क्या लिखी जाती है उसकी परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, और यहाँ पर क्या लिखी जाती है उसकी द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर लिखी जाती है उसकी द्रव्यमान संख्या। तो जैसे सोडियम अपन ने लिया तो सोडियम के अंदर क्या होता है, यहाँ पर सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, कितना होता है 11, और द्रव्यमान संख्या कितनी होती है इसकी 23। तो अब हम इसको क्या इसको निकाले कैसे, तो जैसे एक सिंपल सा सूत्र है, जैसे द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो इसके अंदर बाहर में द्रव्यमान में भाग नहीं लेते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो बहुत नगण्य होता है, इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान होता है। अब अपने को जैसे सोडियम का परमाणु क्रमांक पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है 11, और द्रव्यमान संख्या कितनी है 23। हमें क्या ज्ञात करना है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 23 माइनस 11। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आएगी, 23 में से 12 घटा दो, कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई, यहाँ पर 12 आ गई। तो n बराबर 12। इस प्रकार से ये न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात की जा सकती है। जैसे अपने को यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक पता है और यदि उसके द्रव्यमान संख्या पता है तो हम उसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी 12 होगी। अगला हम जैसे यूरेनियम का लेते उदाहरण, यूरेनियम 235 और 92 नंबर का ये होता है। तो इसमें इसका यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना है 92। इसमें परमाणु क्रमांक भी क्या होगा 92। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 92, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी 92। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉनों की संख्या 235 माइनस 92 घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी 146। ठीक है 143, ठीक है 143। इसी प्रकार से यूरेनियम का जैसे दूसरा समस्थानिक लेते हैं, जैसे ये तो यूरेनियम 235 था, अब यदि यूरेनियम 238 लेते हैं तो परमाणु क्रमांक तो वही रहेगा, तो क्रम संख्या भी वही रहेगी, परमाणु क्रमांक 92। प्रोटॉनों की संख्या कितनी रहेगी 92, इलेक्ट्रॉन भी कितने रहेंगे 92 रहेंगे। देखो यहाँ पर यानी प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या सब में बराबर है। इसका मतलब ये होता है कि परमाणु क्या होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है, इसीलिए उसमें धनावेश और ऋणावेश की संख्या क्या होती है समान होती है। अगर अलग हो सकती है तो वो क्या होती है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी 238 में से 92 घटा दीजिए, कितनी आ जाएगी 3 और जोड़ दीजिए, इसमें आ जाएगी 146 आ जाएगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें 146। इसी प्रकार से जैसे हम क्लोरीन की देखते हैं, क्लोरीन 17 और इसका द्रव्यमान कितना होता है 35। तो इसका क्रम संख्या कितनी होगी 17 नंबर का तत्व है, परमाणु क्रमांक कितना होगा 17, प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी 17, न्यूट्रॉन भी कितने होंगे 17, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, लेकिन न्यूट्रॉन कितने होंगे, यानी यहाँ पर 35 में से 17 घटा दिए, कितने बचे 35 में से 17 घटा दिए, तो यहाँ पर कितने बचे हैं 18, यानी यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। इसी प्रकार से जैसे इसका अगला तत्व ले लेते हैं आर्गन के अंदर जैसे यहाँ पर 20 और यहाँ पर ले रहे हैं आर्गन का 18। यहाँ पर क्रम संख्या आर्गन का लेते हैं तो आर्गन का इस प्रकार से लिखा जाता है, आर्गन 18 और 40 क्या है इसकी द्रव्यमान संख्या, 18 क्या है क्रम संख्या, यानी 18 नंबर का तत्व क्या होता है आर्गन होता है। इसमें परमाणु क्रमांक कितना होता है 18 होता है, प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 18 होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है 18 होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, जैसे यहाँ पर 40 है तो 40 माइनस 18 कितने बच गए 22।
यानी इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 22 बच गई। तो हमने इस प्रकार से ये सिंपल विधि से निकाला कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली जा सकती है। सभी जो तत्व होते हैं उनकी न्यूट्रॉनों की संख्या इसी प्रकार से निकाली जाती है। अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या दी हुई है, जैसे मान लो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है परीक्षा के अंदर कि जैसे कोई तत्व है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या है 12 और परमाणु क्रमांक है 11, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या बताओ। तो प्रोटॉनों की संख्या सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखनी है, यदि परमाणु क्रमांक बताया गया है आपको, परमाणु क्रमांक यदि आपको 11 बताया गया है तो उसमें आपका जो प्रोटॉनों की संख्या है, प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आएगी, 11 ही आएगी। यानी प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं। अलग होती है तो वो क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आपने कई बार जैसे याद करते हैं कि 1s2 2s2 इस प्रकार से याद करते हैं। तो ये जो याद होता भी है और यदि हो भी जाता है तो कई बार भूल भी जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताऊंगी, और उस ट्रिक से आप किसी भी यानी 118 तक किसी भी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो जैसे आप क्या है, स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट हमारे लिए क्या होते हैं, स्टूडेंट क्या होते हैं, स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट, प्यारा स्टूडेंट। तीसरी लाइन, देखो प्यारा स्टूडेंट, समझ में आया। यानी स्टूडेंट है वो क्या है, प्यारे स्टूडेंट है। फिर प्यारे हैं तो मतलब देखो प्यारे स्टूडेंट। ठीक है, और देख लिया, एक बार देख लिया तो उसको क्या करना है, फिर से देखना। तो फिर देखो प्यारे स्टूडेंट और फिर देखो प्यारे स्टूडेंट। ये वैसे एकदम नजदीक लिखा गया है, इसको थोड़ा सा दूर लिख देते हैं। फिर देखो प्यारा स्टूडेंट और फिर देखो प्यारा स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब आपको ये देखना है कि जो S है वो कितने नंबर से शुरू होता है, 1 नंबर से। तो जहां जहां भी आपको S दिख रहा है 1 नंबर से शुरू करो और उसको नंबरिंग कर दो। 1 2 ये दिखा 3 और यहाँ पर ये है 4 और उसके बाद में यहाँ पर कितना आ गया 5 और यहाँ पर आ गया 6 और 7। उसके बाद में ये यहाँ पर S है तो यहाँ पर 8 लिख दिया। 1 2 3 फिर 4 5 यहाँ 6 7 8, छोड़ना नहीं है, सबको नंबरिंग करना है। अब आपको पता है कि P के अंदर P तो 2 से स्टार्ट होता है, तो यहाँ से 2 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, 4 और यहाँ P ये रहा तो इसको दे देंगे 5 और फिर P कहाँ है, ये रहा 6 और उसके बाद में ये 7, ये हो गया। अब D स्टार्ट कितने से होता है, तीसरे से, तो यहाँ 3 ये हो गया 4 और फिर D कहाँ दिख रहा है 5 और इसके बाद में D है 5 के बाद में यहाँ पर ये हो गया 6। अब क्या बचा अपना F, तो F कितने से स्टार्ट होता है, यानी 4F से शुरू होता है 4, तो यहाँ पर 5 इस प्रकार से। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि S जो होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2। P होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 6। D होता है उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 10 और F होता है, F में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14। तो ये ध्यान रखना है कि S में क्या होता है, एक कक्षक होता है और उसमें इस प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन यानी विपरीत कंडीशन में होते हैं और यहाँ पर ये 6 होते हैं, तो 6 के लिए 3 इस प्रकार से खाने बने होते हैं और उसमें इस प्रकार से ये 6 भरे जाते हैं और इसमें होते हैं 10, तो ये 10 इस प्रकार से भरे जाते हैं। और इसमें कितने होते हैं, इसमें होते हैं 14, तो यहाँ पर कितने खाने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 7। तो इसमें भरे जाएंगे कितने? 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जहां जहां पर आपको S दिख रहा है वहां वहां पर आपको 2 लगा देना है। जैसे यहाँ पर S S S, यहाँ पर भी S और फिर यहाँ पर भी S और यहाँ पर भी S S और यहाँ पर भी S, 2 लगा दिया। अब S के बाद में P में हमें पता है क्या अधिकतम 6 है। तो जहां भी आपको P दिख रहा है 6 कर दो। P जहां दिख रहा है वहां पर 6 कर दो, 6 और इसके बाद में ये P 6, ठीक है। अब इसके बाद में जहां D दिख रहा है वहां 10 कर दो, 10 और ये रहा D 10, ये रहा D 10 और ये रहा D 10, ठीक है। अब इसके बाद में F जहां दिख रहा है वहां कितने कर दो? 14। तो यहाँ 14 और कहाँ है F? 14, ठीक है। इस प्रकार से ये सारे भर गए। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछता है, मान लो हमसे किसका लिखवा रहा है? सोडियम का लिखवा रहा है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखवा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, इस प्रकार से लिख लेना फटाफट, ठीक है। फिर 1 2 और यहाँ पर ये 3 और ये आगे बस इतने में भर जाएंगे ये, ठीक है। 1 2 और ये 3 हो गया और यहाँ पर ये पहला ही है P, तो यहाँ पर कितने से शुरू होगा? 2 से शुरू होगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन भर दो क्योंकि आपको पता है ये 11 नंबर का है तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 11 इलेक्ट्रॉन भरने के लिए यहाँ पर 2 P में कितने आते हैं अधिकतम? 6। तो 2 2 4 6 कितने हो गए? 10 और S में कितना आ जाएगा? 1। तो ये हो गया हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसी प्रकार से यदि हमें क्लोरीन का ज्ञात करना है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। तो उसमें भी हमें क्या करना है? स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, ठीक है। जितना भरते हैं उतने भर लो, बाकी के रफ कर दो। यानी 1 2 3 और ये 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 से स्टार्ट होता है 2P और ये क्या हो जाएगा? 3P। अब 17 है, हमें 17 भरने हैं। S में 2 S में 2 P में 6 S में 2 और P में कितने हैं? जैसे इनको काउंट कर लेते हैं पहले। 2 2 कितने हो गए? 2 2 6 कितने हो गए? 10 10 और 2 कितने हो गए? 12। और जबकि यहाँ पर 17 है तो यहाँ पर P में कितना आएगा? P में 6 ना आकर कितना आएगा? 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? और ये अगला तत्व जो है वो हमारे काम में नहीं आ रहा है इसलिए इसको रफ कर देते हैं। यानी 17 है। अब देखो 5 2 7 7 और 2 8 9 10 11 11 और 6 कितने हो गए? 17 हो गए। तो इस प्रकार से P के अंदर ये 1 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। P के अंदर क्लोरीन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो जो कमी होती है वो अगले कक्षक के अंदर, जैसे ये अपने स्थायित्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या करेगा? ये 1 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। अब हम नंबर से, जैसे 1 नंबर से हम ये शुरू करते हैं कि हाइड्रोजन का किस प्रकार से होता है, हीलियम का किस प्रकार से होता है, ये हम एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तत्व लेते हैं, जैसे आर्गन का देखते हैं। आर्गन AR, आर्गन का कितना होता है? 18। आर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो वही ट्रिक, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 और S ये 3 और ये 4, ठीक है। ये S पूरे हो गए। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3। अब हम इनमें 18 इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे। 2 2 6 और 2 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ पर ये काम में नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ तक जो है, जैसे 6 6 2 8 8 और 6 यानी 4 और 6 10 10 और 2 12 12 और 2 12 6 18। इस प्रकार से ये 18 तत्व हो गए। अब हमें आगे के जो तत्व लिखने होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस प्रकार से ये इतना लंबा चौड़ा न लिखकर हम इसी को, ये आर्गन क्या है? नियोन के बाद में आर्गन क्या है? अक्रिय गैस है। तो इसी आर्गन को आधार बनाकर आगे के जो तत्व हैं वो लिखते हैं। जैसे 19 नंबर का क्या है? 19 नंबर का पोटेशियम। तो उसको हम ये सारे इतने सारे न लिखकर हमें क्या करना है? AR इस प्रकार से लिख देना है। AR, बस AR का मतलब यहाँ पर ये 18 तक का ये तत्व जो है उसको लिख दिया। अब
अगला कौन सा आएगा? 4s कक्षक आएगा। कौन सा आएगा? 4s कक्षक। और उसके बाद में आएगा कौन सा? 3d कक्षक आएगा। 4s और 3d कक्षक आएगा। अब हमें ये पता है आर्गन का 18 तक तो यहाँ हो गया, और इस s में कितना आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन, तो 18 रहे कितने हो गए? 19। इसके अंदर भी क्या आएगा? इसके अंदर भी d रिक्त रहेगा, तो d की हमें आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब 20 नंबर का क्या हो जाएगा? 20 नंबर का हो जाएगा कैल्शियम। तो कैल्शियम को लिखने के लिए क्या करेंगे? वही ट्रिक, वही तरीका, Ar और यहाँ पर 4s1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब हम 21 को लिखते हैं, तो इस 21 के अंदर क्या होगा? स्कैंडियम। तो स्कैंडियम का लिखने के लिए Ar और 4s2। अब दिक्कत हो गई, क्यों? कि यहाँ पर 4s है और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अगला लेना पड़ेगा, d कक्षक लेना पड़ेगा। तो d कक्षक में जैसे 18 2 20 हो गए, यहाँ पर है 21, तो d में कितना चला जाएगा? 21, यानी 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पर 22 नंबर का टाइटेनियम भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, 4s2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3d1 था, यहाँ 3d2 हो जाएगा। 23 नंबर का जो तत्व होता है वो क्या होता है? इसके अंदर Ar 4s2 और 3d3। इसी प्रकार से 24 नंबर का जो तत्व है क्रोमियम, इसमें भी इसी प्रकार से Ar 4s2 और 3d4। लेकिन ये इस प्रकार से नहीं लिखा जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कई जो नियम है उसके अंदर एक नियम ये भी है कि अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। कौन सा नियम? अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। और ये नियम क्या कहता है कि जब कोई भी अर्धपूरित कक्षक होते हैं तो वो क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये इस प्रकार से न लिखकर s में लिखा जाता है 1। अब यहाँ पर ये अर्धपूरित हो गया, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 लिख दिया, तो यानी ये क्या हो गया? अर्धपूरित हो गया। और d में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? d में अधिकतम कितने आते हैं? 10 आते हैं, तो 10 के आधे क्या हो गए? 5। गिन लो, 18 रे 19, 18 रे 19 से 5 कितने हो गए? 24। तो ये परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 24। अगला देखो 25 नंबर का मैग्नीज Mn, यानी यहाँ Ar, और अब 4s और 3d। d में तो वही रहेगा 5। अगला जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आ जाएगा? s में आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 और 18, ये कितने हो गए? 25 हो गए। अब 26 नंबर का Ar इसी प्रकार से लिखा जाएगा, 4s2 और 3d में कितने आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, अगला जो तत्व है 27 नंबर का तत्व है कोबाल्ट, और कोबाल्ट में Ar 4s2 3d। यहाँ पर 3d में कितना था? 6, और यहाँ कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, 27 के बाद में 28 निक्कल का क्या होगा? Ar 4s2 और 3d क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 29 नंबर का कॉपर, Ar 4s2 और 3d 9 होना चाहिए। इस प्रकार से तो 9 होना चाहिए, क्योंकि इसमें 7 लगातार, इसमें 8 और ये 9, लेकिन इस प्रकार से नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर भी एक नियम लगता है। जैसे यहाँ पर अर्धपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम है, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगता है? यहाँ पर पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम, पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम लगता है। और ये नियम क्या कहता है कि जो कक्षक होते हैं
वो हो सके तो अगर पूरे हो जाएंगे, यानी अगर एक अर्धपूरित और एक पूर्ण पूरित होगा तो वो क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। इसलिए यहां पर क्या होगा, S में फिर से 1 और यहाँ D में कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। एक तो परीक्षा में ये पूछा जाता है और एक पूछा जाता है क्रोमियम का, क्योंकि यही अपवाद है। और आजकल जो परीक्षा का बदलता पैटर्न है उसके अंदर ज्यादातर आपने देखा होगा अपवाद ही पूछे जाते हैं। 30 नंबर का तत्व क्या है, जिंक। इसी प्रकार से लिख लो Ar4s2 और 3d10, इस प्रकार से ये लिखा जाएगा। तो 30 तत्वों को हमने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इनका सीखा है। अब यदि आपको किसी भी तत्व का यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है तो आप सिर्फ इसको, आपको क्या होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए लिखने के लिए आपको सबसे पहले आपको उस तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। परमाणु क्रमांक याद होने के बाद में आप उसको क्या करेंगे, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिख सकेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कई तरीके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के कई लाभ हैं। जैसे हम किसी भी तत्व की संयोजकता ज्ञात कर सकते हैं, कौन सा तत्व है, किस तत्व के बाह्यतम कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रिक्त हैं और वो कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा, ये सारी चीजें हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का सीधा सीधा आजकल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे आपको दे दिया, जैसे ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, केवल आपको ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो उसके अंदर क्या करना है आपको, ऑक्सीजन का आपको सबसे पहले तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। अब हम उसको क्या करेंगे, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। तो मैंने आपको बताया सीधा से ट्रिक, स्टूडेंट स्टूडेंट प्यारा स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन के अंदर 8 है तो हमें 8 इलेक्ट्रॉन बनने हैं। 2 कितने हो गए, 4 और पी में कितने आ जाएंगे, 4, ठीक है। पी में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी पी के अंदर कितने आते हैं, अधिकतम 6, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो 2 और 2, यानी ये तो पहला कक्षक हो गया, ये दूसरा कक्षक हो गया, यानी 2 और 4 कितना हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और अष्टक पूरा करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, -2 होती है। ये बात ध्यान रखना। इसी प्रकार से जैसे हमने क्लोरीन में देखा था, क्लोरीन के अंदर क्या होता है कि जैसे 2, 8 और 7, क्लोरीन का जो देखा था हमने 2, 8, 7 इस प्रकार से होता है। तो 2, 8, 7 इसका मतलब क्लोरीन के पास क्या है, क्लोरीन अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या तो 7 इलेक्ट्रॉन दान करें या 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें। तो ये किस प्रकृति का होता है, ये अपने बाह्यतम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने को तत्पर रहता है, इसलिए इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1। इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम की कितनी होती है, कैल्शियम के बाह्यतम कक्षक में कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी बाह्यतम S कक्षक में 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो कितना बच जाएगा, आर्गन के समान, यानी आर्गन के समान अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से ये अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो हम ऑक्सीकरण या ऑक्सीकरण अवस्था या उसकी संयोजकता भी ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।